हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 12 पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन हम पढ़ रहे हैं। हमने 3 इसके वीडियो कर लिए हैं। हम आज चौथा वीडियो हम करेंगे। हमने अब तक पढ़ा था कि जब मांग स्थिर है, पूर्ति में परिवर्तन आ जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पूर्ति स्थिर है, मांग में परिवर्तन आ जाए तो संतुलन कीमत पर क्या असर पड़ेगा। ये चीज़ें हमने अध्ययन को सरल बनाने के लिए की हैं, सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। एक बार हम पूर्ति को स्थिर रख के मांग में परिवर्तन के द्वारा दिखाते हैं कि कीमत संतुलन कीमत पर कैसे प्रभाव डालती हैं ये चीज़ें, और फिर हम पूर्ति को स्थिर मान के मांग में परिवर्तन दिखाते हैं। दोनों को बारी बारी से दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। व्यवहार में वास्तविक जो बाजार है उसके अंदर पूर्ति और मांग में एक साथ परिवर्तन होते रहते हैं, एक ही साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम इस आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि पूर्ति और मांग में, पूर्ति वक्र और मांग वक्र अगर एक ही बार शिफ्ट हो जाएं, एक बार में शिफ्ट हो जाएं, तो उसके साथ संतुलन कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलन कीमत क्या होगी। तो हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। अगर मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मांग और पूर्ति में एक साथ अगर कमी आती है तो इसमें संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि मांग और पूर्ति में अगर एक साथ वृद्धि हो तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, हमें पता है अगर मांग और पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो संतुलित मात्रा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि हमने वृद्धि कहा है कि मांग और पूर्ति में वृद्धि। लेकिन तो संतुलन मात्रा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें वृद्धि आएगी, लेकिन संतुलन कीमत में वृद्धि आएगी या कोई परिवर्तन नहीं आएगा या कमी आएगी, ये इन बातों पर निर्भर करेगा। 3 परिस्थितियां हो सकती हैं कि मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि जो है वो पूर्ति में जितनी वृद्धि हुई है उससे ज़्यादा हुई है या उसके बराबर हुई है या उससे कम हुई है। इसके ऊपर निर्भर करेगा कि संतुलन कीमत बढ़ी है, वही है या घटी है। तो 3 परिस्थितियां इसमें आएंगी हमारे पास कि जब मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि हुई है। तो हम इनको बारी बारी से करेंगे। तो पहली परिस्थिति, हम पहली स्थिति में क्या लेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि पूर्ति तो कम बढ़ी है, पूर्ति में वृद्धि कम हुई है, मांग में वृद्धि अधिक हुई है। जैसे इस ग्राफ के द्वारा, हमारा ये ग्राफ है, इसमें ये हमारा ओरिजिनल जो है वो पूर्ति और सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर संतुलन बिंदु है। पूर्ति मांग वक्र और पूर्ति वक्र हमारा यहाँ काट रहा है, ये डी कर्व है, ये एसएस कर्व, सप्लाई कर्व है। तो इसमें ये हमारा संतुलन बिंदु है, और ओपी कीमत निर्धारित हो जाती है बाजार में, और ये हमारी मात्रा है, ओ क्यू मात्रा है। लेकिन जब पूर्ति, मांग तो अधिक बढ़ जाती है, मांग में वृद्धि पूर्ति की बजाय अधिक हो जाती है। देखो, पूर्ति में वृद्धि इतनी है, मांग में वृद्धि इतनी सारी होगी, तो मांग में वृद्धि अधिक है, पूर्ति में वृद्धि इसकी बजाय कम है। वृद्धि दोनों में है, लेकिन पूर्ति में वृद्धि कम है और मांग में वृद्धि अधिक है। तो क्या होगा, मांग में वृद्धि अधिक होगी, तो नए जो पूर्ति वक्र और मांग वक्र हमारे आए हैं तो वो ये आए हैं। ये हमारा मांग वक्र है और ये हमारा पूर्ति वक्र है। ये संतुलन का बिंदु आ गया, E1 यहाँ आ गया, E1 यहाँ आ गया। तो इसमें क्या हुआ, देखो, संतुलन मात्रा तो बड़ी है, OQ1 हुई है, और संतुलन कीमत भी बड़ी है। पहले OP थी, अब OP1 होगी। क्यों? क्योंकि मांग में वृद्धि अधिक हुई है। मांग में वृद्धि होने से कीमतें बढ़ती हैं, तो मांग में वृद्धि अधिक हुई है और सप्लाई में वृद्धि कम हुई है। सप्लाई वक्र हमने यहाँ कम शिफ्ट कराया, मांग वक्र को ज़्यादा ऊपर उठा दिया। तो इससे क्या हुई, इसमें संतुलन कीमत जो है वो संतुलन कीमत में वृद्धि हुई है। संतुलन कीमत में वृद्धि हुई है जब मांग अधिक बढ़ गई और पूर्ति कम बढ़ी। अगर ऐसी स्थिति है तो संतुलन बिंदु हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी स्थिति ये है कि जब मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि सेम होगी, एक जैसी वृद्धि हो, ये वृद्धि और ये वृद्धि बराबर हो। जैसे शुरू में क्या है हमारा, ये सप्लाई कर्व है, ये मांग वक्र है, ये संतुलन बिंदु है, ये हमारी OP निर्धारित हुई है कीमत, और OQ संतुलन मात्रा है। तो जब
मांग भी बढ़ गई और पूर्ति भी बढ़ गई। पूर्ति वक्र इधर शिफ्ट हो गया, मांग वक्र इधर शिफ्ट हो गया, तो हमारा जो संतुलन है वो यहाँ चला गया। नया मांग वक्र और नया पूर्ति वक्र ने इनको यहाँ काटा। ये नया मांग वक्र है और ये नया पूर्ति वक्र है। इन दोनों यहाँ बराबर है, मांग और पूर्ति। तो यहाँ काटा है, तो इसमें क्या होगा, इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो इसके ऊपर से ही आएगा, ऊपर से ही आएगा। केवल क्या है, संतुलन मात्रा बड़ी है, OQ1 हो गई है संतुलन मात्रा, कीमत वही है। कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। कीमत क्या है, OP कीमत रहेगी, कीमत स्थिर है। जब मांग में और पूर्ति में बराबर की वृद्धि हो, मांग और पूर्ति में जब बराबर की वृद्धि हो रही है तो संतुलन कीमत समान रहती है, संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितने खरीदने वाले बढ़े उतने ही सप्लाई करने वाले विक्रेता ने भी अपनी चीज़ों को बढ़ा दिया। सप्लाई भी बढ़ गई, उतनी सप्लाई बढ़ी है और उतनी ही उस वस्तु की, उन वस्तुओं की मांग बढ़ी है, तो इससे क्या होगा, संतुलन कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी स्थिति, हमने पहली स्थिति पढ़ी थी, ये दूसरी स्थिति है। अब तीसरी स्थिति क्या होगी, तीसरी स्थिति ये है कि पूर्ति तो ज़्यादा बढ़ गई हुई। देखो शुरू में ये हमारा मांग वक्र है, DD कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये यहाँ पे है इक्विलिब्रियम, ये OP कीमत है और OQ हमारी मात्रा है, संतुलन मात्रा है। तो ये इतनी पूर्ति बढ़ गई, पूर्ति अधिक बढ़ गई और मांग इससे कम बढ़ी। दोनों बढ़ी हैं, दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन पूर्ति में वृद्धि अधिक हुई है, मांग में वृद्धि कम हुई है। तो नए जो सप्लाई कर्व और मांग वक्र यहाँ पे काटे हुए, यहाँ पर संतुलन बिंदु आया है E1 के ऊपर, और इसको ऐसे मिलाओगे इधर से OY के ऊपर, स्केल से मिलाना तुम, तो ये क्या होगा, OP1 जो है हमारी कीमत निर्धारित हो जाएगी, OQ1 संतुलित मात्रा निर्धारित हो जाएगी। तो ये कीमत संतुलन कीमत ये है OP1। तो जब पूर्ति अधिक बढ़ जाए और कीमत कम बढ़े, मांग कम बढ़े, जब मांग कम बढ़े और पूर्ति अधिक बढ़ जाती है तो कीमतें गिर जाती हैं। मार्केट के अंदर क्या होएगा, जब सप्लाई अधिक बढ़ जाती है और मांग कम बढ़ती है, खरीदने वाले कम आते हैं, बेचने वाले अधिक होते हैं किसी चीज़ को, तो क्या होगा, कीमतें उसकी गिर जाएंगी, कीमतें गिर जाएंगी। मात्रा बढ़ेगी लेकिन कीमतें गिर जाएंगी। तो हमने ये वृद्धि में 3 परिस्थितियाँ पढ़ी हैं कि जब मांग अधिक बढ़ जाए पूर्ति से तो कीमतें बढ़ेंगी, जब मांग और पूर्ति बराबर बढ़े तो कीमतें स्थिर रहेंगी, और जब पूर्ति अधिक बढ़ जाए मांग कम बढ़े, यानी कि मांग जो है वो पूर्ति से कम बढ़े, ऐसी स्थिति हो तो क्या होएगा, कीमतें गिर जाएंगी। अब इसी तरह से हम मांग और पूर्ति में एक साथ कमी, मांग और पूर्ति में एक साथ जब कमी आती है तो भी संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही इसके अंदर भी वही होती है कि ये देखना होता है कि संतुलन कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या घटेगी। ये किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि जब मांग पूर्ति से अधिक बढ़ जाए या मांग पूर्ति के बराबर हो या मांग पूर्ति से कम बढ़े, इसके ऊपर निर्भर करती है। तो हम इनको भी बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे पहली परिस्थिति ये है, पहली स्थिति ये हो सकती है बाज़ार के अंदर, जैसे बढ़े नहीं कम हो, कमी की बात कर रहे हैं हम, बढ़े के हमने इसमें किया है, हम कमी की बात कर रहे हैं कि जब जो है मांग घटे की बात कर रहे हैं, हम कमी की बात कर रहे हैं कि जैसे सबसे पहले क्या था, ये था, ये हमारा मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। अभी हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ है, OP कीमत है और ये मात्रा, ठीक है। तो फिर क्या होया, मांग घट गई, मांग घट गई, घटने की बात कर रहे हैं। मांग वक्र हमारा D1 हो गया, लेकिन पूर्ति जो है घटी है, लेकिन उसकी बजाय कम घटी है। मांग ज़्यादा घट गई और पूर्ति कम घटी है। तो नए जो मांग और सप्लाई कर्व है वो यहाँ बराबर होंगे, पूर्ति और मांग, तो यहाँ पर कीमतें गिर जाएंगी भी, कीमतें गिर जाएंगी। जब मांग में कमी ज़्यादा आ जाए और पूर्ति में कमी कम हो तो क्या होगा, मात्रा तो कम होएगी, तीनों अवस्थाओं में कम होएगी, क्योंकि कमी की बात कर रहे हैं हम, मांग और पूर्ति कम हो रही है, लेकिन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अलग अलग तरीके से है। अगर मांग ज़्यादा कम हो जाती है पूर्ति से, पूर्ति की बजाय मांग में कमी ज़्यादा आ जाती है तो कीमतें कम हो जाएंगी, कीमतें कम हो जाएंगी, कीमत कम होएगी, कीमत कम। अगर मांग में कमी अधिक है और पूर्ति में कमी
थोड़ी है, इसकी बजाय कम है, तो कीमतें गिर जाएंगी। दूसरी पोजीशन ये आती है जब मांग और पूर्ति में एक जैसी कमी आई, एक जैसी कमी आई। जैसे पहले मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र है हमारा, ये मांग वक्र है, यहाँ पर है संतुलन, तो इसमें ये यहाँ पे है संतुलन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है संतुलन। ये हमारा मांग वक्र है और ये हमारा पूर्ति वक्र है शुरू में, तो यहाँ संतुलन है। इसके ऊपर ये OP कीमत है और ये OQ मात्रा निर्धारित हो गई है। जबकि इसमें कमी आ गई भी, मांग में कमी इतनी आई है, इतनी कमी आ गई मांग में, ये हमने कमी को दिखाया है, और पूर्ति में कमी भी उसके बराबर है। मांग और पूर्ति में कमी बराबर आई है, दोनों में कमी आई है और बराबर आई है, सेम अनुपात में आई है। तो क्या होएगा, तो नया जो हमारा वक्र ये बन जाएगा, ये आ जाएगा, कमी है ना, तो ये तो हो गया हमारा मांग वक्र और ये हमारा पूर्ति वक्र। तो नया संतुलन यहाँ आ गया, E1 के ऊपर आ गया, E1 पे आ गया। तो कीमत वही है, कीमत वही है पहले वाली, OP कीमत है, और ये हमारी मात्रा कम होगी, संतुलित मात्रा कम हो जाएगी, बाज़ार के अंदर संतुलित मात्रा कम हो जाएगी, कीमत वही है। जैसे इसमें थी सप्लाई और डिमांड सेम अनुपात में अगर बढ़ी थी तो भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, और अगर सेम अनुपात में घट गई, एक जैसी घटी हैं, जितनी सप्लाई घटी है उतनी ही डिमांड घट गई, तो भी कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक जैसी स्थितियां हैं। कमी और वृद्धि अगर सेम अनुपात में आएगी तो कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीसरी स्थिति है हमारी, ये दूसरी थी, ये तीसरी स्थिति है कमी की। जब क्या हुआ कि सप्लाई में तो ज़्यादा कमी आ गई, ये क्या है, चेंज इन सप्लाई, और ये क्या है भाई हमारी चेंज इन डिमांड, कमी है, बल्कि माइनस में कर सकते हैं, इसको माइनस में दिखा सकते हैं। तो ये कमी आ गई। तो शुरू में क्या था, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा मांग वक्र है, तो इसमें ये यहाँ पर है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये आ गया हमारी OP कीमत निर्धारित होगी, और ये OQ हमारी मात्रा निर्धारित होगी। फिर क्या हुआ, मांग में कमी थोड़ी हुई, और लेकिन सप्लाई में कमी, पूर्ति में कमी ज़्यादा आ गई, पूर्ति वक्र ज़्यादा ऊपर उठ गया। तो नया पूर्ति वक्र हमारा ये बना, और नया मांग वक्र ये है, नया मांग वक्र ये है, यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो क्या हुआ, ये कीमतें बढ़ी हैं भाई, ग्राफ से ही पता लग जाएगा, कीमतें बढ़ी हैं और संतुलित मात्रा जो है वो कम हो गई है। संतुलित मात्रा कम तो होएगी, क्योंकि कमी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब सप्लाई तो ज़्यादा कम हो गई और मांग में कमी कम आई, इसकी बजाय कम आई, तो कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो हमने ये तीन स्थितियां जो है दोनों में कर ली, दोनों टॉपिक में, मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि है। वृद्धि में की है कि जब पूर्ति में वृद्धि अधिक, पूर्ति में वृद्धि, मांग में वृद्धि अधिक हो जाती है और पूर्ति में वृद्धि कम, तो कीमतें बढ़ेंगी। जब पूर्ति में और मांग में एक जैसी वृद्धि आती है तो कीमतें सेम रहेंगी, और जब पूर्ति अधिक बढ़ जाती है मांग की बजाय तो कीमतें गिर जाती हैं। और फिर इसमें कमी के भी 3 परिस्थितियाँ आई हैं। जब मांग में कमी ज़्यादा हो जाती है पूर्ति की बजाय मांग में कमी अधिक हो जाती है तो कीमतें गिर जाएंगी। जब दोनों में कमी एक जैसी होएगी, मांग और पूर्ति में एक जैसी कमी आएगी, समान कमी आएगी, तो कीमतों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता संतुलन कीमत के ऊपर। और जब पूर्ति में कमी अधिक हो जाती है और मांग में कमी कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो ये भी एक आसान से टॉपिक हैं सारे, ये आसान सा ही पार्ट है। तो इसको रेखा चित्र के द्वारा अगर समझ के करोगे तो ये आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा, लेकिन कोई अगर वैसे करोगे तो ये नहीं होएगा। तो ध्यान से रेखा चित्र के द्वारा समझ के करना है, जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल रेखा चित्र के साथ साथ चलो। जैसा रेखा चित्र बनाया है वैसे ही उसके नीचे वर्णन कर दो, ये हुआ तो ये हुआ, इस तरह से सारा करोगे तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। थैंक यू।